आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वीकेएस न्यूज में। तो आज 25 अक्टूबर 2020 रविवार का दिन हो चुका है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की सभी ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी बड़ी खबर छूटने न पाए। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। केबीसी 12 के कर्मवीर एपिसोड में पद्माश्री फूलबासन बाई यादव और रेणुका शहाणे ने जीते 50 लाख। यह था प्रश्न, आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकवाणी 8 नवंबर को प्रसारित होगी 12वीं कड़ी। इस बार बालक बालिकाओं की पढ़ाई, खेलकूद, भविष्य आदि विषय पर होगी बात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार बालक बालिकाओं की पढ़ाई, खेलकूद, भविष्य आदि विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। इस संबंध में 16 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाएं आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 077124305001, 24305002, 24305003 पर 28, 29 एवं 30 अक्टूबर को अपराह्न 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 12वीं कड़ी का प्रसारण 8 नवंबर को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 से 11 बजे तक होगा। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नक्सल कैंप तबाह। नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में DRG जवान शहीद, 4 से 5 नक्सलियों के मारे जाने की भी संभावना। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। करीब 1 घंटे चली इस मुठभेड़ में DRG डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जवान शहीद हो गया। कई जवानों को भी चोटें आई हैं। इस दौरान जवानों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले। मुठभेड़ अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में हुई है। ओरछा थाने से DRG के जवान गुरुवार को सर्चिंग के लिए अबूझमाड़ के जंगलों में निकले थे। वापसी के दौरान शनिवार सुबह करीब 9 बजे गुदाई पंचायत के दुर्गी पारा के पास जंगल में एम्बुश लगाए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस पर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। करीब 1 घंटे चली मुठभेड़ के दौरान जवानों ने नक्सली कैंप को ध्वस्त कर दिया। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट है, केबीसी 12 के कर्मवीर एपिसोड में पद्माश्री फूलबासन बाई यादव और रेणुका शहाणे ने जीते 50 लाख। यह था प्रश्न, कौन बनेगा करोड़पति। 12 में शुक्रवार को कर्मवीर एपिसोड में छत्तीसगढ़ की पद्मश्री फूलबासन बाई यादव आई हैं। फूलबासन के साथ एक्ट्रेस रेणुका शहाणे भी आई हैं। बता दें कि फूलबासन अपनी संस्था मां बमलेश्वरी जनहित समिति के जरिए समाज सेवा करती हैं। इस हफ्ते हॉट सीट पर उनके साथ थी अभिनेत्री रेणुका शहाणे। 50 वर्ष की फूलबासन यादव छत्तीसगढ़ की आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के विकास के लिए काफी परिश्रम कर रही है। आत्मनिर्भर बनने के लिए फूलबासन का गरीबी से संघर्ष और फिर दूसरों को सशक्त बनाने का योगदान काफी प्रेरणादायक है। अपने स्वयंसेवी समिति के जरिए फूलबासन ने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए और उनको आर्थिक सुरक्षा दी। फूलबासन और रेणुका ने शो से 50 लाख रुपए जीते। यह था 50 लाख का सवाल। इनमें से कौन एक पर्यावरणविद थी जिन्हें अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ने और जोरदार आवाज उठाने के लिए जाना जाता है। A. किंकाई देवी, B. दया बाई, C. मानसी प्रधान, D. चुनी कोट्स। इसका सही जवाब था किंकाई देवी। रेणुका शहाणे ने फूलबासन से इम्प्रेस होकर कहा, इनकी कहानी सुनकर भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, तो मैं कभी भी समाज के लिए कुछ करने की क्यों नहीं सोचती। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए, तय किया स्टॉक लिमिट। रायपुर, प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। जमाखोरी रोकने और प्याज की उपलब्धता के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव ने कमलप्रीत सिंह ने प्याज की स्टॉक लिमिट तय कर आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद त्योहार में प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लग सकती है। सरकार ने थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए अलग अलग स्टॉक लिमिट तय की है। थोक विक्रेताओं के लिए प्याज की स्टॉक लिमिट 25 मीट्रिक टन व खुदरा व्यापारियों के लिए 2 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। स्टॉक लिमिट शुक्रवार से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेगी। बने रहिए दोस्तों। तो अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ बिहान प्रोडक्ट्स के लिए कैटलॉग तैयार। बिहान में 67 तरह के उत्पाद होंगे उपलब्ध।
दूध बिहान के अंतर्गत काम कर रहे स्व सहायता समूहों ने अपने उत्पादों की रेंज का काफी विस्तार किया है। इसके लिए जिला प्रशासन ने एक कैटलॉग तैयार किया है ताकि बिहान बाजार के माध्यम से उत्पाद खरीदने वाले लोगों को उत्पादों की जानकारी एक ही नजर में मिल सके। इन 67 प्रकार के उत्पादों में दिवाली की पूजा सामग्री जैसे दिए, डिजाइनर दिए, हवन सामग्री, धूप और भगवान के वस्त्र आदि तो हैं ही, दिवाली के अवसर पर परंपरागत छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी शामिल किए गए हैं। जिला पंचायत सीईओ सच्चिदानंद आलोक ने बताया कि कलेक्टर डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि स्व सहायता समूहों के उत्पादों को उचित प्लेटफॉर्म दिया जाए, बाजार तक इनकी ज्यादा से ज्यादा पहुंच हो। जहां बल्क खरीदी हो रही है उन संस्थानों से भी इनका सीधा संपर्क स्थापित किया जाए। इस दिशा में कार्य किया जा रहा है और दिवाली में यह समूह अच्छी खासी आय हासिल करेंगे। उल्लेखनीय है कि दिवाली के अवसर पर श्रृंगार वगैरह की भी पूरी तैयारी बिहान समूहों द्वारा की गई है। नेक्स्ट बड़ी खबर है फैसला, अमिताभ जैन होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव, 1 दिसंबर को मंडल की जगह लेंगे। छत्तीसगढ़ मूल के वरिष्ठ IAS अफसर अमिताभ जैन राज्य के नए मुख्य सचिव होंगे। वे नवंबर में रिटायर हो रहे RP मंडल की जगह लेंगे। जैन फिलहाल अपर मुख्य सचिव वित्त और जल संसाधन के पद पर पदस्थ हैं। वे छत्तीसगढ़ मूल के चौथे IAS हैं जो मुख्य सचिव बनेंगे। इससे पहले विवेक ढांड, अजय सिंह और मंडल मुख्य सचिव बने हैं। जैन का मुख्य सचिव का कार्यकाल तकरीबन 5 साल का हो सकता है। वे जून 2025 में रिटायर होंगे। राज्य सरकार ने वर्तमान मुख्य सचिव RP मंडल को 6 माह की सेवावृद्धि देने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। अब तक केंद्र सरकार की ओर से जवाब नहीं आया है। केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार होने और पूर्व के अनुभव के आधार पर यह माना जा रहा है कि मंडल की सेवावृद्धि के प्रस्ताव को मोदी सरकार से मंजूरी मिलने की संभावना कम ही है। साथ ही आगे खबर है छत्तीसगढ़, दंतैल हाथी ने युवक को कुचलकर उतारा मौत के घाट। गरियाबंद जिले में दंतैल हाथी के हमले से एक युवक की मौत हो गई है। मामला पांडुका वन परिक्षेत्र के साकरा गांव का है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच चुका है। घटना देर शाम की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार खोवालाल अपने एक साथी के साथ बाइक में जा रहे थे। इसी दौरान साकरा और पचपेड़ी के बीच नहर के पास अचानक सामने से हाथी को देखकर हड़बड़ा गए और मोटरसाइकिल से गिर गए। इस दौरान खोवालाल का साथी भागने में कामयाब हो गया लेकिन वो खुद नहीं भाग पाया। हाथी ने उसको दबोच लिया और कुचल कर मार डाला। घटना की जानकारी मिलते ही पांडुका पुलिस और वन विभाग का अमला मौके पर पहुँच गया। इसी बीच अगली बड़ी खबर है वार पलटवार, अजीत जोगी को नकली आदिवासी बताने पर भड़की रेणु, कहा जज ना बने मोहन मरकाम। मरवाही उपचुनाव के दौरान कांग्रेस और जनता कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अब रेणु जोगी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को चेताया है। दरअसल मोहन मरकाम ने अजीत जोगी को नकली आदिवासी कहा था। इस पर रेणु जोगी ने कहा स्वयं जज ना बने, असली नकली आदिवासी का फैसला अदालत करेगी, जनता करेगी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर होते हुए इस तरह की बातें उन्हें शोभा नहीं देती। वो जोगी जी का अपमान कर रहे हैं। जब कोई आदमी इस दुनिया में नहीं रहता तो उसका अपमान करना उचित नहीं। अजीत जोगी की पत्नी होने के नाते यह मेरे व्यक्तिगत दुख का कारण है। मैं इसकी शिकायत करूंगी। मोहन मरकाम इस वक्त मरवाही में ही हैं। वहां नुक्कड़ सभाओं में जोगी परिवार पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में जब अमित और ऋचा का नामांकन रद्द हुआ तो मोहन मरकाम ने कहा था उन लोगों ने फर्जी आदिवासी बनकर जनता के अधिकारों के हनन करने का प्रयास किया। आगे खबर है छत्तीसगढ़, दशहरा पर्व के दौरान पुतला दहन के संबंध में जारी आदेश। दंतेवाड़ा जिले के विभिन्न स्थानों में संभावित पुतला दहन कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए पुतला दहन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी दिशा निर्देश के तहत पुतलों की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। पुतला दहन किसी बस्ती रहवासी इलाके में न किया जाए। पुतला दहन खुले स्थान पर करें। पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित किसी भी हाल में 50 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। आयोजन के दौरान केवल पूजा करने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। कार्यक्रम का यथासंभव ऑनलाइन माध्यमों आदि से प्रसारण कराए। पुतला दहन के दौरान आयोजन का वीडियोग्राफी कराया जाए तथा आयोजक एक रजिस्टर संधारित करेंगे एवं पुतला दहन कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज करें एवं आयोजन करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4 CCTV लगाएं ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।